वेलकम टू पढ़ाई की पोटली दोस्तों. This is the place where we conquer our concept. हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? कर देना यार चल. और सुन, बेल आइकन दबा देना. ओके गाइस, तो जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो उसका आई बटन पे वो आ जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक वीडियो का डाल दूंगी. सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. तो अब बिना आपका समय गंवाए चलिए पढ़ते हैं. सो जैसा कि आपने देखा था कि वेरियस पार्टीज फॉर्म हुई थी, लाइक द लेबर पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी. ये ब्रिटेन में थी और ये फ्रांस में थी. बट इतनी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होने के बाद भी देयर वाज नो इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट्स जो हैं वो लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के द्वारा ही इन्फ्लुएंस की जा रही थी. बट आपको क्या पता है असली तख्ता कहाँ पलटा? जो तख्ता पलटा है, जो मुनाकी का तख्ता पलटा है असली, और जो सोशलिज्म ने क्राउन पहना है, वो पहना गया है रशिया में. रशिया. सो रशिया जो कि लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी यूरोप की, एम्पायर था एक तरीके से, वहां पे एक्चुअली हमारा तख्ता पलटा गया बाय द सोशलिस्ट. सो अब देखते हैं ये कैसे हुआ. अब ये जो इसकी स्टोरी है, जो कि अक्टूबर रेवोल्यूशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एंड वील स्टडी इट लाइक अ मूवी. ओके, सो आ जाते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन पे. अक्टूबर रेवोल्यूशन जो था, एज द नेम सजेस्ट, वो 1917 में हुआ था. ये अक्टूबर में हुआ था और इसमें सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट. और इसके बाद फॉलो करता था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हुआ था. और इस रेवोल्यूशन ने जो है मोनार्की को डिस्प्लेस कर दिया था फ्रॉम द कंट्री, एंड सोशलिज्म ने पूरी तरीके से जो होल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917. सो अक्टूबर से फेब्रुअरी में रशिया का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बूम करके बदल सा गया. अब जो इवेंट्स ऑफ अक्टूबर हैं उन्हीं को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. सो गाइस, उस टाइम का जो रशियन एम्पायर हमारा था, दैट वाज ऑटोक्रेटिक. दैट मींस इट वाज रूल्ड बाय अ किंग. अब वो उसको रूल करते थे द जार निकोलस II. ये है हमारे छोटे से प्यारे से जार निकोलस II, जिनको आप देख सकते होंगे. It might be visible to you, तो जार निकोलस II. Now एक पॉइंट है, द राइज ऑफ द जार एक करके बहुत अच्छी सी सीरीज है, जो कि आप देखना, बहुत अच्छी है. आई डोंट नो किस पे है, बट हाँ मैंने देखी है, बहुत अच्छी है. सो बट अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. द राइज ऑफ द जार. सो रशिया में उस टाइम पे जो मेन रिलीजन था वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. उसके साथ साथ बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड मुस्लिम्स भी थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एट दैट टाइम. अब 85% of the people in Russia were dependent on agriculture. Now this is a very weird thing because most of the European countries में सबसे ज़्यादा लोग रशिया में एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे. 50% जर्मनी में थे और 40% फ्रांस में थे. अब जब भाई इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होंगे ही, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. तो रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स. Now let's come to next point. Industry were present in pockets. Pockets मतलब थोड़ी जगहों पे कुछ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट होती थी. But craftsmen dominated. Now this is the point to be noted. Craftsmen dominated in these industries. उस टाइम पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रशिया एक लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी, एम्पायर था यूरोप में. तो जब लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज एम्पायर है तो वहाँ पे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, तो क्राफ्टमैन डोमिनेट करते थे. यानी कि जो हाथ से काम करने वाले जितने भी थे, हाथ से काम करते थे, वो लोग डोमिनेट करते थे, और मशीन्स का इतना डोमिनेशन नहीं था अभी. बट लार्ज इंडस्ट्रीज ऑल्सो एक्सिस्टेड. बट ऐसा नहीं था कि लार्ज इंडस्ट्रीज थी नहीं, लार्ज इंडस्ट्रीज ऑल्सो एक्सिस्टेड. अच्छा, अब एक चीज़ 1 मार्क में एग्जाम में पूछ ली जाती है. इंडस्ट्रियल एरियाज इन द टाइम ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, तो वो थे हमारे मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग. तो ये 1 मार्क में आए तो प्लीज़ लिख देना. अब आ जाते हैं 1890s में. अब जब 1890s आया तो हमारी जो रेलवेज थी वो रशिया में रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो गया. और
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। किसमें? आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बूम आउट हो गया, उसका प्रोडक्शन बूम आउट करने लगा। एंड कोल एंड पेट्रोलियम ये क्विंटलों में प्रोड्यूस करने लगा रशिया। और बाय 1900 क्राफ्टमैन एंड वर्कर्स वर इक्वल। क्राफ्टमैन और वर्कर्स की जो नंबर्स थे वो इक्वल हो गए बाय 1900। सो ज़ार निकोलस II, you know it, Russia was an autocratic empire. So that's it. Okay guys, so let's talk about the condition of our workers. तो जैसा मैंने बताया कि उस टाइम पे रशिया पे अभी तक बताया नहीं, सॉरी, उस टाइम पे रशिया पे 2 ऑप्रेस्ड पीपल थे, ऑप्रेस्ड ग्रुप्स जिन पे अत्याचार हो रहे थे। वो थे हमारे पहले वर्कर्स थे और दूसरे थे पीजेंट्स। तो वर्कर्स की पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे पीजेंट्स की कंडीशन के ऊपर। तो अब देखते हैं कंडीशन ऑफ वर्कर्स। तो इंडस्ट्री उस टाइम पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल्स थी। ये हमारे मोटे लाला जिनके बारे में पहले बात कर चुके हैं 1-2 पहले वीडियोस के, सारे इससे पहले वाली वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, देख लेना। तो एक मोटे लाला की प्राइवेट इंडस्ट्री थी, ये अपने बेनिफिट्स के बारे में देखते थे और ये वर्कर्स के बेनिफिट्स के बारे में ज़ीरो सोच रखते थे। कहते थे मेरा बस पैसा बने, बाकी जो एक्चुअली में काम कर रहा है वो फाड़ देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गवर्नमेंट सुपरवाइज द इंडस्ट्रीज टू चेक द रूल्स आर नॉट ब्रोकन। ठीक है, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी इंडस्ट्री को ये देखने के लिए कि जो है रूल्स लाइक मिनिमम वेजेस सब वर्कर्स को मिल रही हैं और उनके वर्किंग आवर्स रेगुलेट हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता था। जो ये मोटे लाला इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे वही इंडस्ट्रीज में होता था और मिनिमम वेजेस और वर्किंग आवर्स रेगुलेट नहीं हो पाते थे। अब सोचो, इतना पूरा दिन थक के मेहनत करने के बाद दे डिडंट इवन गेट अ प्रॉपर प्लेस टू स्लीप। अकोमोडेशन वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज दे वर मेड टू स्लीप इन वेरी स्मॉल कंजेस्टेड डॉर्मेटरीज, बहुत छोटी लाइक बहुत छोटी होती थी एंड दे यूज्ड टू स्लीप देयर आफ्टर ऑल द डेज वर्क। एंड next was the women work 31% in the industry. Women जो थी वो 31% in the industry थी। लेकिन the fact was this कि women were paid less than men, even though वो equal वर्क कर रही हैं अपने मेल काउंटरपार्ट जैसा, बट फिर भी women were paid less than men. So this were the condition of workers. ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। You want to write all these points and you have to combine these and you have to write these. Now let's come to the division between workers. Even after all these condition, workers was a divided force. Like they were divided, they were not like together. So ऐसा होता था कि जो अब देखते हैं ये कैसे डिवाइडेड थे। Some were from villages. कुछ गांव से आते थे और कुछ शहरों से आते थे। अब जो गांव से आते थे उनकी थिंकिंग अलग होती थी, जो शहरों से आते थे उनकी थिंकिंग थोड़ी मॉडर्न होती थी। ये तो होता ही है, आज भी होता है। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है गांव से आता है, मैं शहर से आते हैं, तो गांव वर्सेस शहर की लड़ाई तो हो ही जाती कि नहीं हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है लेकिन खुली हवा बहुत है। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं हमारे यहाँ बिजली आती है, हाँ हवा की थोड़ी कमी हो गई। सो तो ये लिविंग अपार्ट जोक्स। नेक्स्ट पॉइंट, तो वो ये एक डिवीजन था कि कुछ विलेजेस से थे कुछ सिटीज से थे, जो थोड़ा सा वो रहता था, इनके बीच में टसल रहती थी थोड़ी। और वर्कर्स वर अ डिवाइडेड स्किल, इट वाज अ डिवाइडेड स्किल। अब डिवाइडेड स्किल से मेरा क्या मतलब है, जो मेटल वर्कर्स थे हमारे, वो मेटल वर्कर्स अपने आप को राजा समझते थे। मतलब कहते थे वो लोग कि जितने भी वर्क फोर्स है, वर्कर्स जितने भी हैं, उनमें से मेटल वर्कर्स आर द किंग बिकॉज उनका सबसे ज़्यादा मेहनत वाला और बेसिकली सबसे ज़्यादा मेहनत वाला और सबसे ज़्यादा स्किल वाला काम उन्हीं का है, जिसमें स्किल्स ज़्यादा, मेहनत नहीं स्किल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो वाला काम तो मेटल वर्कर्स का है। इसलिए मेटल वर्कर्स वर एब्सोल्यूट किंग। तो वो अपने आप को मतलब बाकी सारे वर्कर्स का तुम नहीं, तुम जो है क्राफ्टमैन हो, ना मेटल वर्कर, आई एम द बॉस। तो ये जाता था। उसके बाद फिर आ जाता डिवीजन कैन बी सीन इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। मतलब ये भी होता था कि कपड़े भी बड़े अजीब से, जो मतलब हाई क्लास वर्कर्स थे जैसे मेटल वर्कर्स या कोई और भी तरीके की फोर्स, तो वो मतलब बहुत सही कपड़े पहनते थे और उनकी मैनर्स भी बड़ी डिफरेंट होती थी। और बाकी के बेचारे जो नॉर्मल होते थे वो उनकी मैनर्स भी डिफरेंट, वो नहीं उनके साथ बैठ सकते, स्टफ लाइक दैट होता होगा। एंड उनकी ड्रेस में भी पता चलता था कि हाँ भाई ऐसे ही हैं, ऐसा इनका साथ कुछ है। सो दिस इज दिस। बट
चाहे वो डिवाइडेड हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो सिटीज़, अमीर तो नहीं, सॉरी अमीर नहीं होते हैं, चाहे वो गरीब ही थे सब, चाहे वो सिटीज़ से हों, चाहे वो मेटल वर्कर हो, चाहे वो अच्छे कपड़े पहनते हो, चाहे वो फटे कपड़े पहनते हो, सबके साथ ये एट्रॉसिटीज़ हो रही थी. दीज एट्रॉसिटीज़ वर अ कॉमन फोर्स. एट्रॉसिटीज़ मतलब अत्याचार हो रहे थे. दिस वॉज अ कॉमन थिंग फॉर ऑल ऑफ देम, एंड दिस वॉज द पॉइंट दैट united them, and despite all these divisions they came together and launched strikes against the working condition. वो साथ में आए और उन्होंने आकर के जो उनकी वर्किंग कंडीशंस थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी, और उन्होंने वेरियस स्ट्राइक्स कंडक्ट करी, जो कि टेक्सटाइल वर्कर्स में स्ट्राइक्स हुई थी 1896 to 1897, एंड मेटल वर्कर्स में हमारी स्ट्राइक्स हुई थी 1902 से. तो दिस वॉज द थिंग अबाउट वर्कर्स. ओके गाइज, सो जैसा कि हमने कहा कि हमें वर्कर्स और पीजेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है व्हेन वी स्टडी अबाउट द रशियन सोसाइटी. सो लेट्स स्टडी अबाउट द पीजेंट्स, हमारे किसान भाई, जिनको पीजेंट का मतलब नहीं पता. तो दे यूज टू कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड्स. तो ये बेचारे पूरा दिन पसीना मेहनत लगा करके मोस्ट ऑफ द लैंड्स कल्टिवेट करते थे. बट वही पुरानी दास्तां, जो लैंड था वो था क्लर्जी एंड नोबिलिटी के हाथ में. वही सारा लैंड्स ओन करते थे. ये बेचारे बस काम करते थे उन लैंड्स पे. तो कुछ, हाँ, लेकिन कुछ बड़े पीजेंट्स भी थे जिनके खुद के लैंड्स भी हुआ करते थे. एक तरह पीजेंट भी, जैसे हमने वर्कर्स देखा, वो एक डिवाइडेड ग्रुप था. तो देखते हैं डिविजन ऑन पीजेंट्स कैसा था. सम वर रिलीजियस. जो कुछ पीजेंट्स थे वो बहुत रिलीजियस थे, वो क्लर्जी और नोबिलिटी को अपना देवता मानते थे. बट सम नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी. कोई रिस्पेक्ट नहीं थी उनको नोबिलिटी के लिए. वो ज़्यादा समझ रहे थे कि ये लोग हमारा पैसा खा रहे हैं और हमारे सब सिर्फ हमसे हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं. तो अब अच्छा, जो नोबल्स थे, अनलाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन, गॉट देयर पावर फ्रॉम सर्विस टू द जार एंड नॉट द लोकल पॉपुलेशन. जो नोबल्स थे उनको पावर मिलती थी तो जो वो सर्विसेज जार के लिए करते थे, जार निकोलस जो वहाँ का राजा था, एंड नॉट द लोकल पॉपुलेशन. लोकल पॉपुलेशन की सर्विस से उनको जो है कोई मतलब नहीं था. तो रशियन पीजेंट्स वांट लैंड ऑफ नोबल्स एंड दे डिड नॉट रिस्पेक्टेड देम. अब इस पे इतना एम्फेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि रशियन पीजेंट्स बहुत डिफरेंट हो गए बाकी यूरोपियन कंट्रीज से. अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि पीजेंट्स जो थे वो रिस्पेक्ट करते थे नोबिलिटी के, और बाकी भी यूरोपियन नेशंस में ऐसा ही होता था. बट रशियन पीजेंट्स जो है वो उनका सिर्फ पैसा चाहते थे, यानी कि लैंड्स चाहते थे, मतलब वो जस्टिस चाहते थे एक तरीके से, एंड दे डिड नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर देम. तो उसी टाइम पे वो लोग बहुत सारे कांड भी करने लगे इधर उधर. उन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स को मर्डर भी कर दिया और बहुत हल्ला तहलका भी मचाने लगे. अच्छा, एक चीज़ जो थी जो रशियन पीजेंट्स और करते थे, जो कि उनको बाकी सारे लोगों से बहुत ही डिफरेंट बना दी थी. पहली बात तो वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे. आई डोंट रिस्पेक्ट देम, द नॉवेल्स ऑफ कोर्स. एंड दूसरी बात थी कि रशियन पीजेंट्स पूल्ड देयर लैंड and divided profits by their commune according to the needs of individual families. मतलब अगर ये एक लैंड है तो इस लैंड को वो पूल कर लेते थे, मतलब 2-4 लोग इस लैंड में साथ में खेती करते थे. उसके बाद जब खेती उगाती थी, जब फसल उगाती थी, तो क्या करते थे वो लोग, जितनी भी फैमिलीज का नीड है उतना उस फैमिली को दे देते. मतलब एक फैमिली अगर अमीर है तो उसको कम मिलता था, और अगर वो गरीब फैमिली है तो उसकी नीड के हिसाब से, जितने खाने वाले हैं अमीरी गरीबी देख करके, उनको उसी हिसाब से जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स थे वो मिल जाते थे. तो मतलब ये देखिए, यहाँ पे ही ये सोशलिज्म एक का तरीका था. लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो इसी पॉइंट को उठाया बाकी सोशलिस्ट फिलोसोफर्स ने कि रशिया में तो सोशलिज्म लाने में कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि रशियन पीजेंट्स तो ऑलरेडी एक तरीके से सोशलिज्म वाला ही काम कर रहे हैं. उनको पता नहीं है बट वो कर रहे हैं. ये पूल करना लैंड का क्या है कि किसी के पास एक के पास प्रॉपर्टी नहीं है, इनफैक्ट सब पूल करके काम कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग दैट मेक्स अ नेचुरल सोशलिस्ट. तो रशिया बाकी सारी कंट्री से ज़्यादा जल्दी सोशलिस्ट कंट्री बन सकती है, क्योंकि उसके पीजेंट्स तो ऑलरेडी ये सोशलिज्म की फिलॉसफी बाय पूलिंग ऑफ द लैंड फॉलो कर रहे हैं. ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सोशलिज्म इन रशिया कैसे आगे बढ़ा. तो हमें इसको मेन पॉइंट्स हैं 2 पार्टीज के लिए. 2 पार्टीज जिसका आपको मेन याद करना होगा. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
which was founded in 1898, and the Socialist Revolutionary Party, which was founded in 1900, right? So इन दोनों बेसिकली यही मेन हमारी पार्टीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें एक प्री इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 यानी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले सारी पार्टीज जो है इलीगल थी रशिया के अंदर। तो अब भाई ये देख रहे हो तुम, ये वो वाला हो गया, क्योंकि उस पर कौन रूल करता था रशिया में? द जार। द जार यूज्ड टू, जार निकोलस II, आई टोल्ड यू इट्स अ मोनार्की, तो वो रूल करता था। तो अब जो जार था वो हमारे टाइप का बच्चा था, जो कि टॉपर नहीं था, हम तुम जैसे, अब हो सकता है कोई टॉपर भी हो, आई डोंट नो, तो मेरे जैसा एग्जैक्टली बच्चा था जार, जो कि चाहता था कि उसको अच्छे नंबर लाने हैं। तो वो क्या करता था, एग्ज़ाम के दिन, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, सारे जो बच्चे उसके साथ टॉपर बच्चे हैं उसके क्लास के, उनको बंद कर देता था जाके कमरे में कि वो एग्ज़ाम देने ना जा पाए, ताकि वो पावर में रह सके। इसी तरह ताकि उसके अच्छे नंबर आ सके। इसी तरह जार ने भी किया, सारी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल कर रखा था कि कोई आवाज़ ही ना उठा सके, हम आराम से सुकून से अपनी गद्दी बैठ के अपनी रानी को देखें और अच्छा अच्छा खाना खाएं। बाय द वे, चलो मूविंग ऑन, बहुत हो गया मजाक। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में फॉर्म हुई थी, 1914 से पहले, लेकिन ये इलीगल थी। इसके इलीगल होने के बाद भी इसने न्यूज़पेपर्स पब्लिश करे, वर्कर्स को मोबिलाइज किया, एंड प्लस इसने जो है बहुत सारे स्पीचेस भी दी जिसमें लोगों को इसके अपनी पार्टी के बारे में कन्विंस किया कि हमारा ये मोटिव है, ऐसा करना है, हमें ऐसा करते रहे। तो अब जो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो बेस्ड थी कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे। मैंने सोशलिज्म इससे पहले बता चुकी हूँ कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ क्या हैं, वो वीडियो मैंने बता चुकी हूँ पहले भी। तो अब जो ये पार्टी थी, ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे सोशलिज्म के बेस थे, ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इसको एक और बहुत बड़े फिलोसोफर व्लादिमिर लेनिन, व्लादिमिर कहते हैं उनको, वी से स्पेलिंग इनकी स्टार्ट है लेकिन वी साइलेंट है। व्लादिमिर लेनिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हेड करते थे, ये बेसिकली मेन हेड थे इस पार्टी के। बाय द वे इस समय रशिया में व्लादिमिर पुतिन है, वो डिफरेंट है, ये व्लादिमिर लेनिन है, ठीक है। तो अब जो है ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो 1898 में फॉर्म हुई थी, और उसके बाद एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म हुई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि 1900 में फॉर्म हुई, ठीक है। ये दो मेन पार्टीज थी, लेकिन भाई साहब इन दोनों पार्टीज में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब ऐसा नहीं कि मारपीट, घुसा जैसे तुम्हारे दोस्तों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पीट दिया, उठा के धुन दिया, ऐसा वाला नहीं, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब ये डिफरेंट सोच रखते थे और ये डिफरेंट सोच रखते थे। तो दिस वाज द वर्सेस पॉइंट, सो दिस वाज लाइक दिस। तो ऐसा रहता था। तो पहले हम एक एक करके दोनों के आइडियाज़ पढ़ लेते। पहले ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आई थी, इसलिए इसके पहले इसका चलो पढ़ लेते हैं, सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी के। तो ये एक तरीके से पीजेंट्स पार्टी थी। पीजेंट्स पार्टी इन द सेंस ये पीजेंट्स के डिमांड्स को फर्दर रखती थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने अभी जस्ट बताया आपको पहले कि पीजेंट्स जो अपना लैंड पूल करते थे, फिर जिसको साथ में क्रॉप्स ग्रो करते थे, फिर जिस फैमिली को जिससे सबसे ज़्यादा नीड थी तो उसको क्रॉप्स दे देते थे, वही सेम चीज़। तो इससे क्या होता था कि सोशलिज्म एक नेचुरल सोशलिस्ट थे, इनको पता भी नहीं सोशलिज्म क्या है, बट फिर भी ये सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि ये इनके लिए सही है। तो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो इनके आइडिया इनको कहती थी कि ये नेचुरल सोशलिस्ट है, और ये क्या कहती थी कि रशिया सबसे पहले और सबसे इजीली एक सोशलिस्ट नेशन बन सकता है, क्योंकि रशिया में बेसिकली दो लोग ऑप्रेस्ड हैं, दैट इज पीजेंट्स एंड वर्कर्स। पीजेंट्स तो ऑलरेडी सोशलिस्ट हैं, अब हमें सिर्फ वर्कर्स के ऊपर वर्क करना है, वर्कर्स के ऊपर वर्क करना है। तो वर्कर्स पे फोकस करके हम उनको बस सोशलिस्ट बनाना है, पीजेंट्स तो ऑलरेडी हमारे सोशलिस्ट हैं। तो ये चाहती थी, तो ये पार्टी क्या करती थी, कंट्री साइड में बहुत ही पीजेंट्स का सपोर्ट लेती थी कि तुम पे थोड़ा सा वर्क करना है, तुम तो बिल्कुल तैयार हमारे मॉडल हो सोशलिज्म के। तो ये रशिया, और ये सोचती थी कि रशिया सोशलिस्ट बन सकता है, और ये चाहती थी कि सिर्फ वर्कर्स पे वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा वो भी, लेकिन पीजेंट्स तो ऑलरेडी सोशलिस्ट है। तो अब ये इस पार्टी की आइडियोलॉजी थी।
अब आती है हमारी दूसरी राइवल पार्टी जो कि इसकी बाप है, मतलब बहुत पहले से 1898 से ये 1900 में आई, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं बार बार नाम इसलिए बोल रही हूँ जिसमें आपको याद हो जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। जितनी बार ब्रेन से वो नाम जाएगा ना तो आपके दिमाग पे वो पड़ जाएगा, रिविजन स्ट्रैटेजी एक तरीके की। तो अब इसको लीड करते थे लेनिन। अब लेनिन थे वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे चलते थे। तो लेनिन ने बोला कि ये हमारे जो किसान भाई हैं, पीजेंट्स हैं, इनको जो है इस सोशलिस्ट मूवमेंट पे नहीं शामिल करना चाहिए। अब देखते हैं लेनिन ने ऐसा क्यों कहा। लेनिन ने इसलिए ऐसा कहा कि पीजेंट्स जो था वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं था, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं था, क्योंकि सम वर पुअर सम वर रिच। पीजेंट्स में कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे। लेकिन आप कहेंगे अच्छा ये बताओ कि जो है रशिया में भी तो वहाँ पे वर्कर्स जो थे वो भी तो यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे। लेकिन मैंने आपको, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, रशिया के वर्कर्स भी यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे। लेकिन 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 रशिया में जितने वर्कर्स थे सब पुअर थे। ऐसा नहीं था कि कोई वर्कर अमीर है कोई वर्कर गरीब है। जितने वर्कर लेबरी कर रहे हैं, चाहे वो मेटल वर्कर हो, अपने आप को एरिस्टोक्रेसी समझे कुछ समझे, लेकिन वो पुअर थे। यहाँ पे फार्मर्स, कुछ किसान भाई के पास बहुत ज़मीन है तो बिल्कुल पुअर नहीं है, कुछ बेचारे छोटी छोटी ज़मीनों पे काम करते हैं इसलिए पुअर है। तो ये एक बहुत, दिस इज़ अ पॉइंट टू बी टेकन, नोट 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 नोट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इधर देख लेते हैं। तो समवन रिच, तो यही लेनिन कह रहे थे कि ये तो बहुत ही डिवाइडेड ग्रुप है, वर्कर्स इतना डिवाइडेड ग्रुप नहीं है जितना पीजेंट्स है। आप देख सकते हैं सम वर पुअर सम वर रिच। उसके बाद वर्क सम, और कुछ लोग भाई साहब वर्कर्स की तरह दूसरों बड़े फार्मर्स की जो है बड़ी बड़ी लैंड पे काम करते थे। एक्चुअली उस टाइम पे होता क्या था, एक बड़ी सी लैंड है एक फार्मर की, तो वो अब वो भैया अमीर है तो वो खुद काम कर नहीं सकता है, तो उस लैंड को वो कुछ अलग अलग फार्मर्स को छोटे छोटे बुलाता है और उनसे खेती बाड़ी करवाता है, उनसे लेबरी कराता है, उनसे वर्क करवाता है। तो ये तो गरीब फार्मर्स, लेकिन पीजेंट तो ये भी हुआ। तो यही चीज़ वो कह रहे थे कि सम पीजेंट्स वर्क as laborers and some employed workers in the fields to work in। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हो गया in that। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हो गया। सो अब इस डिफरेंशिएशन की वजह से लेनिन कहते थे कि सोशलिस्ट मूवमेंट में हमें फार्मर्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी पीजेंट की पार्टी थी। वो कहती थी पीजेंट आर नेचुरल सोशलिस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी लैंड को पूल करके प्रॉफिट्स डिवाइड कर देते थे, तो उन पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। रशिया बहुत जल्दी सोशलिस्ट बन सकती है क्योंकि सिर्फ वर्कर्स पे उन्हें वर्क करना पड़ेगा। और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि 1898 में फॉर्म हुई थी, वो आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स पे बेस्ड थी। लेकिन लेनिन इनके साथ इनके साथ वर्ड्स एक वॉर ऑफ थॉट्स में थे। लेनिन कहते थे नहीं, हमें पीजेंट्स को नहीं सोशलिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, कुछ जो है अपनी बड़ी सी लैंड पे और पीजेंट्स को बुला करके काम करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हो गया बिटवीन द पीजेंट्स, इसलिए पीजेंट्स को हमें सोशलिस्ट मूवमेंट में नहीं लाना चाहिए। सो दिस वाज इट। सो गाइस, एक चीज़ और, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी में तो दरारें थी ही, लेकिन अब तो भाई साहब द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में भी दरारें आने लगी। धूम ताना ना ना ना। Okay, I need to stop doing that, sorry। तो अब ये जो दरारें आई उसने इस पार्टी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक थे हमारे बोल्शेविक और एक थे हमारे मेंशेविक। अब एक चीज़ और सुन लो यार, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो समझ सकते हो कौन वाला साइड ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। तो जो बोल्शेविक्स थे, ये नाम थोड़े से भाई साहब, इनके नाम ही ऐसे ज़ॉर, बोल्शेविक, मेंशेविक, से पता नहीं कौन आ रहा है। हमारी तरह नाम होने चाहिए, राम शाम, ऐसे टाइप के नाम होने चाहिए यार, इतने बड़े बड़े नाम। वो गॉड, छोड़ो। तो बोल्शेविक्स जो थे वो कहते थे इन एन ऑप्रेस्ड सोसाइटी लाइक ज़ारिस द पार्टी शुड बी ओपन टू फ्यू। ये चाहते थे कि जो पार्टी के मेंबर्स हों
ओपन मतलब जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो थोड़े ही ज़्यादा पार्टी के घुसा नहीं लो कि जो आ रहे हैं कि हाँ भाई तुम भी आ जाओ, हाँ भाई तुम भी आ जाओ, नहीं। क्योंकि ज़ार सोसाइटी ज़ार रूल करता था, कि ज़ार सोसाइटी ज़ार बड़ा जालिम आदमी था ज़ार बड़ा जालिम आदमी था, इसीलिए वो इनकी पार्टी को बंद भी करा सकता था, क्योंकि इलीगल तो वो पहले से ही कर चुका था इन सबको, लेकिन ये इलीगली वर्क कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो ये थोड़ा सा बोल्शेविक्स थोड़े से वैसे धहने में चले जाते, लेकिन नहीं, मेंशेविक को तो दूसरों को कॉपी करना है। वो चाहते थे, जैसे जर्मनी में, मैंने जर्मनी में बता रखा है ना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो जर्मनी की जैसे पार्टी मेंशेविक सोचते थे कि हम तो दूसरों को कॉपी करेंगे, तो वो पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, सबको आने दो, जो आ रहा है भर लो बस उसको। और बोल्शेविक को लेट करते थे व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक को पता नहीं क्योंकि सॉरी जस्ट किडिंग, तो बोल्शेविक को लेट करते थे व्लादिमीर लेनिन। अरे पोटली खनक रही है, लगता है इसमें नया टॉपिक यानी कि नई कहानी आ चुकी है। अब पढ़ूंगी तभी तो पढ़ा पाऊंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। Until we meet, be curious. Bye bye.